134A में हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक, अब जो मैंने फाइनल ऑर्डर के बारे में बताया था वो ये कहते हैं, इसका जो थर्ड है क्लोज 132 का क्लोज थर्ड, वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन एनी पार्टी इन द केस में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो जो पार्टी है जिसको दिया गया है वो अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन एज अफोरसेड हैज बीन रोंगली डिसाइडेड, कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है इससे पहले क्या किया गया है, गलत तरीके से डिसाइड किया गया है, इसीलिए आप इसको डिसाइड कीजिए। आप इसको डिसाइड कीजिए, क्यों? क्योंकि ये गलत तरीके से पहले डिसाइड हुआ था और वो सही नहीं था। वो पार्टी ये कह रही है जाके किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके बाद आपका जो है 133 आता है। 133 आपके पास बेयर एक्ट, आप सभी के पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट को जरूर आप लोग जो है अपने पास रखिए। मैडम आवाज नहीं थी, अभी आ रही है आप लोगों को? अभी आ रही। हाँ यस मैम। हाँ हाँ, तो आप लोग ना अपना जो है बेयर एक्ट जरूर रखिए अपने सामने। बात आती है 133 की, आर्टिकल 133, अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड्स टू सिविल मैटर्स, है ना। सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता क्या है ना, अपीलेट जुरिडिक्शन क्या है। क्योंकि जब मैंने आपको ओरिजिनल जुरिडिक्शन समझाया तो वहां पे 131 की बात की कि भैया जब अगर स्टेट्स के बीच में या भारत सरकार के बीच में कोई मैटर है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का मुंह करेंगे। ठीक है, उनपे सिर्फ उन्हीं को जुडिक्शन है। अब अपीलेट जुडिक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपीलें ही होती हैं, वहां कोई सीधा व्यक्ति नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट आर्टिकल 32। मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया 32 में आप सीधा जा सकते हो कि भैया वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हुआ है, तो इसीलिए आपको वो जो 5 रिट है उनके लिए जाना है, वो जारी करवाने के लिए जाना है बस। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति तो वहां जा ही नहीं सकता है, 32 में ही जा सकता है बस, अदरवाइज नहीं जा सकता। वहां पे सिर्फ स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके मामले ही सीधे जाएंगे, बाकी वहां सब अपीलें जाती हैं। अपीलेट कोर्ट है वो, हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट इन इंडिया। अब सिविल मैटर्स की जब मैं बात करती हूं तो ये कहते हैं, एन अपील shall lie to the Supreme Court room. Any judgment, decree, or final order in a civil proceeding of a high court in the territory of India, if the high court certifies under Article 134A. इनका कहना है कि हाई कोर्ट के द्वारा अगर किसी सिविल प्रोसीडिंग में, सिविल प्रोसीडिंग समझते हैं, सिविल मैटर्स वो मैटर्स होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हों या किसी ऑफिस यानी कि किसी पद से जुड़े हुए मामले जो होते हैं। इसी में आपका राइट टू वर्शिप आता है, इसी में आपका जो है बहुत सारे राइट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि पूजा का अधिकार है, किसी को जाति से निकाल दिया गया है, और किसी को जो है क्या कहते हैं मछली पकड़ने का अधिकार है, किसी को अपनी जमीन पे पेड़ उगाने का अधिकार है। बहुत सारे अधिकार इसमें आते हैं, लेकिन जो मेनली डेफिनेशन है सेक्शन 9 में, सीपीसी का सेक्शन 9 वो ये कहता है कि भैया जो आपके प्रॉपर्टी और ऑफिस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो सभी सिविल केसेस कहलाते हैं। तो अगर सिविल केसेस में हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री या कोई भी फाइनल ऑर्डर दिया है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी अगर हाई कोर्ट 134A में सर्टिफाई करे कि दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जर्नल इंपोर्टेंस। इसमें एक जर्नल इंपोर्टेंस यानी कि एक सार्वजनिक महत्व का सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कि वो ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि वो आपके द्वारा ही सुना जाना है, क्योंकि उसमें जर्नल इंपोर्टेंस है, उसमें सार्वजनिक हित है, उसमें लोगों का हित है, एक बड़ी जनसंख्या का हित है, तो इसीलिए वो आप ही को सुनना चाहिए, आपको उस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए। सेकंड ये कहते हैं दैट in the opinion of the high court the said question needs to be decided by the supreme court. हाई कोर्ट का ओपिनियन ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाना चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक तो वो जो क्वेश्चन है कैसा क्वेश्चन है, जर्नल इंपोर्टेंस का क्वेश्चन है,
सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, विधि से संबंधित, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। और लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब है कि वो चाहे वो सीपीसी की व्याख्या करनी हो उसमें, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की करनी हो, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की करनी हो, ये सारे सिविल लॉज हैं, या टोर्ट की व्याख्या करनी हो आपकी। क्योंकि अगर संविधान की व्याख्या करनी है तो 132 में चले जाएंगे, मैं आपको साफ साफ बता दूं। 132 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कोई और लॉ का क्वेश्चन है, किसी और एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वहां पर हम किस में जाएंगे, 133 में जाएंगे। और वो पब्लिक इंपोर्टेंस का क्वेश्चन है, और हाई कोर्ट का ऐसा ओपिनियन है कि भाई वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुना जाना चाहिए, डिसाइड किया जाना चाहिए। इसीलिए वो सर्टिफाई कर रहा है, 134A में एक सर्टिफिकेट देगा आपको, या जिसको भी अपील करनी है। और फिर आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही, उसके ग्राउंड पर ही ऊपर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जब ऐसी कोई अपील की जा रही है ना, तो वहां पे जो अपीलांट है, जो अपीलार्थी है, जो अपील करने वाला है, उसको अपीलांट बोलते हैं। तो वहां पर अपीलांट ये भी कह सकता है कि इसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और इससे रिलेटेड पहले जो डिसीजन दिया गया था वो गलत था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये कहते हैं कि भैया ऊपर तो ये बात है ही, लेकिन 133 में भी जो अपीलांट है, जब उसको सर्टिफाई कर दिया गया है कि इसमें एक जर्नल इंपोर्टेंस का क्वेश्चन है, और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो वहां पर वो ये खुद भी कह सकता है जी इसमें जो है आपका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, प्लीज आप वो भी कर दीजिए। वो 132 में नहीं गया, लेकिन 133 में अगर जा रहा है तो वहां पर भी वो ये मुद्दा उठा सकता है और कह सकता है कि इसमें जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो कि पहले गलत डिसाइड किया गया, तो आप उसको भी एक बार सही कर दीजिए। पार्टी कह सकती है, अपीलांट कह सकता है 133 के अंदर भी। मैडम इसका मतलब ये है जितने भी केस हाई कोर्ट डिसाइड करता है, इन जर्नल जो है इस तरह की सर्टिफिकेट देता होगा फिर। देखिए जर्नल तभी देता है जब, देखिए वैसे तो उसको देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये लग रहा हाँ, है कि यही हाँ मेरा दे आइडिया कि हम सब इसमें सुप्रीम कोर्ट सिविल मैटर में तो जाते ही रहते हैं, इसका मतलब देता ही हाँ होगा। हाँ देता ही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक कंपल्सन की गई है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जा रहे हो ना, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हाई कोर्ट की राय में भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरे द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाए और हाई कोर्ट हर एक मैटर को मेरे पास भेज रहा है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने हाई कोर्ट को ही रोक दिया कि भैया आप फाइनल ऑर्डर दे दो, आप फाइनल डिसीजन दे दो, बात खत्म। ऊपर जो है अपील की अधिकारिता खत्म हो जाएगी उस पर्सन की, अगर आपने फाइनल कर दिया है। लेकिन अगर आप मेरे पास भेज रहे हो, इट मीन कि वाकई में उसमें कुछ है, और 134A में आपने सर्टिफाई किया है, इट मीन कि आपको लगता है कि मेरे पास क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो केसों की संख्या बढ़ जाती है। ये इसीलिए किए गए हैं प्रोविजन। और वैसे वो देता है, ऑर्डिनरी वो देता है साधारणतः, अगर मैं बात करती हूँ। और इसके अलावा ये कहते हैं, इसके अलावा कोई भी अपील नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one judge of a high court. ये कहते हैं कि भैया इसके कोई भी अपील पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए अगर लॉ कोई है उसको छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में लाए नहीं करेगी, अगर ऐसा जजमेंट, ऐसी डिक्री, ऐसा फाइनल ऑर्डर किसी एक जज के द्वारा दिया गया है हाई कोर्ट के, तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जब तक कि संसद के द्वारा कोई विधि इस पे ना हो। अगर संसद के द्वारा कोई विधि पारित की गई है जिसमें कि आपको अधिकार दिया गया है कि आप जा सकते हो सीधा सुप्रीम कोर्ट, तो आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। ये इसका क्लोज 3 कह रहा है आपका। हाँ, मेरे को ये लास्ट बिट दोबारा समझा दीजिए। सिंगल बेंच यानी कि अगर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच यानी कि एक जज ने अगर कोई भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर दिया है, तो वहां पर आप तब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेंगे जब तक कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ ना बनाया हो। बट मैम अगर बहुत कोई बार तो हाई कोर्ट, बट बहुत बार हाई कोर्ट जजेस भी गलत जजमेंट देते हैं सिविल केसेस हाँ में भी, बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है? तो अपील का राइट नहीं ये होता जब आप चले उसी जाएंगे में ना।
उसी उसी के डबल बेंच में चले जाए ना आप, है ना। जैसे मान लीजिए सिंगल जज ने दिया तो उसके डबल बेंच में चले जाएं आप, उसी हाई और कोर्ट अगर में। डबल बेंच ने गलत ऑर्डर दे दिया है तो, फुल और बेंच में चले सर्टिफिकेट जाएं वो उसी के। हाई कोर्ट के। हाँ, उसके फुल बेंच में जब आप चले जाएंगे तो वहां से फिर 134A ले लो, क्योंकि देखिए एक जज को मना कर रहे हैं, अगर एक जज दे रहा है तो आप उसी में जाइए डबल बेंच में, ठीक है ना। मतलब उसी में जाइए आप, सुप्रीम कोर्ट मत जाइए एकदम सीधा, ये कहना चाह रहे हैं। फिर क्योंकि वहां पे जजों की संख्या बढ़ जाएगी, आप फुल बेंच में चले जाएंगे, संख्या बढ़ गई तो आपको 134A में अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। ये तरीके हैं अपने अपने की, हाँ सबको पता होता है वकीलों को इस तरीके से। अब बात आती है इसके बाद 134 की, क्योंकि 132 में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अपील की बात थी, 133 में सिविल मैटर्स में बात थी। अब बात आएगी क्रिमिनल मैटर्स में, अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड्स टू क्रिमिनल मैटर्स 134। ये सबसे ज्यादा देखिए थोड़ा सा मैं कहूंगी सेंसिटिव मामले होते हैं, जहां पर कि एक व्यक्ति का अधिकार, आर्टिकल 121 आप जो समझते हैं ना, सॉरी 21, आर्टिकल 21 उसका बहुत ज्यादा रोल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपील में हम जा सकते हैं। कब जा सकते हैं देखिएगा, ये कहते हैं एन अपील shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of High Court in the territory of India if the High Court, हाई कोर्ट के द्वारा अगर किसी भी क्रिमिनल मैटर में कोई जजमेंट, कोई सेंटेंस, दंड सेंटेंस यानी कि दंड, डिक्री वहां पे थी वो सिविल मैटर्स में, यहाँ पे सेंटेंस दंड या कोई फाइनल ऑर्डर दिया गया है, तो वहां पर हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर अब यहाँ पे हमें ग्राउंड देखने को मिलेंगे, 3 ग्राउंड है। हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल of an accused person and sentenced him to death। अगर किसी व्यक्ति को जो एक्विटल यानी कि दोष मुक्ति के डिसीजन को बदल करके उसको मृत्युदंड दे दिया है हाई कोर्ट ने, मान लीजिए उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया था, बरी कर दिया था, और फिर अपील की दूसरी पार्टी ने, क्योंकि जो बरी हो गया है वो थोड़ी अपील करेगा, दूसरी पार्टी करेगी जो एग्रीव्ड है कि भैया ये क्यों बरी हो गया। अब बरी होने के बाद वो गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने क्या किया, उस एक्विटल के सेंटेंस को, उस एक्विटल को चेंज करके क्या कर दिया, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, उसको मृत्युदंड दे दिया। तो वहां पे हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है 134A में, क्योंकि यहाँ हमारे आर्टिकल 21 का सीधा सीधा वोलेशन हो रहा है। हमें वहां से बरी किया गया पता नहीं किस ग्राउंड पर, आपने सीधा हमें मृत्युदंड दे दिया, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death। या फिर हाई कोर्ट ने किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के किसी मैटर को ट्रायल के लिए अपने पास मंगा लिया, यानी कि मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मैटर था, उसे कहा कि आप जो है इसको मुझे दे दो, और अपने पास अपने सामने मंगा लिया उस केस को कि मैं इसका ट्रायल करूंगा, और वहां पर एक्यूज्ड को क्या दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया। एक तो एक्विटल से डेथ सेंटेंस दे दिया, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी मामले को अपने सामने मंगा लिया और उसका ट्रायल किया और फिर उसमें भी डेथ पेनल्टी दे दी। या फिर certified under article 134A that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि 134A के अंतर्गत ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एकदम सही केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना चाहिए, तो 3 चीजें हमारे सामने है भैया। अगर किसी को दोष मुक्ति का आदेश था, एक्विटल का आदेश था, आपने उसको डेथ पेनल्टी दे दी, या फिर आपने कोई केस जो है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा था उसको अपने पास मंगा लिया और वहां पर आपने उसको डेथ पेनल्टी दे दी एक्यूज्ड को,
2 केस बिना 134A के सीधा जाओगे आप, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या फिर ये कहते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो आपको सर्टिफाई करता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट को ही ये मैटर सुनना चाहिए, तो वो आपको सर्टिफाई करके अपील में भेज देता है। तो 3 ग्राउंड बनते हैं आपके। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो मैटर्स आपने देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देखे, सिविल मैटर्स देखे और क्रिमिनल मैटर्स देखे। तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में 134A चाहिए, सिविल मैटर्स में 134A चाहिए, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में 134A नहीं चाहिए अगर डेथ पेनल्टी किसी को दे दी गई है, वहां पे नहीं चाहिए, सीधा जा सकता है वो। या फिर हाई कोर्ट खुद कहता है कि भैया नहीं आप लोग जो है चले जाइए, ऐसा लगता है कि ये एकदम सही केस है, फिट वन फॉर अपील, तो आप सीधा जा सकते हैं वहां पर। देखिए जो पार्लियामेंट है उसके पास तो बहुत सारी पावर है। जो पार्लियामेंट है वो लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को और मैटर्स में भी अपील सुनने की पावर दे सकती है, इनके अलावा भी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, सिविल मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स है, अगर वो चाहे तो ये कहते हैं पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एनी फर्दर पावर टू एंटरटेन एंड हियर अपील्स फ्रॉम any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a high court in the territory of India, such subject to such condition and limitation as may be specified in such laws। तो उसको और पावर भी दी जा सकती है इन अपील्स को एंटरटेन करने के लिए। तो वहां पर 134A की जरूरत को भी हटाया जा सकता है, इनका ये कहना है। उसको जो है और बढ़ाया जा सकता है, उसकी पावर को और बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी को 134A नहीं दिया गया है तो भी वो अपील में तो जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? 136 में जा सकते हैं। अब उस पर भी आएंगे हम। अब 134A में ये कहते हैं कि या तो जो आपका हाई कोर्ट है वो सुमोटो भी किसी को क्या कर सकता है, 134A का सर्टिफिकेट दे सकता है। या फिर अगर एग्रीव्ड पार्टी एप्लीकेशन देती है तो वहां पर भी वो क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी या फिर सुमोटो अपने आप भी ऑन इट्स ओन मोशन उनको सर्टिफिकेट दे सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में इस केस में सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, कि आप जो है फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लीजिए। इसके बाद हम सीधा बात करेंगे 136 की, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कहता है? आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 का ये कहना है, notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। मान लीजिए 134A का नहीं मिल रहा है तो क्या करें? 136 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकीय शक्ति, विवेकीय शक्ति का मतलब है वो शक्ति जो लॉ के अंडर हो, जो जानती हो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, किसको ध्यान में रखते हुए? लॉ को ध्यान में रखते हुए, विधि को ध्यान में रखते हुए। विवेक वो है जो कि सही और गलत का अंतर जानता हो, वो विवेक है। बुद्धि तो सबके पास है, सबको पता है कि सब कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन विवेक वो जो आपको सही और गलत का मार्गदर्शन दे, वो है विवेक। तो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर से, अपने डिस्क्रिशन से किसी भी ऑर्डर, डिक्री, सेंटेंस जो किसी भी मैटर में किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पारित किया है। ट्रिब्यूनल्स होते हैं जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं। आपका जैसे कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के अंदर उनका अलग ट्रिब्यूनल है। आपका जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये आपका एनवायरमेंटल लॉ के अंदर है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि आपका जो IAS वगैरह से रिलेटेड केसेस होते हैं कि उनको किस तरीके से अपॉइंट किया गया, उनके अपॉइंटमेंट में अगर कोई भी धांधलीबाजी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो वहां पर अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स है इनकी भी, तो ये कहते हैं कि कोर्ट की तो है ही, जो हमारे नॉर्मल कोर्ट हैं, सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, और साथ ही साथ ट्रिब्यूनल,
उनमें भी जो भी उन्होंने सेंटेंस दिया या कोई डिक्री दी, कोई जजमेंट दिया, कोई ऑर्डर दिया, वहां पर उनके अगेंस्ट अपील करने के लिए स्पेशल कंसेंट दे सकता है, स्पेशल उनको कह सकता है, विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है कि ठीक है भैया 34A नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप फिर भी मेरे यहां अपील कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपने 136 में मुझे अर्जी दी है कि आप जो है ये मैटर इस तरीके से है और आपका अपील में मतलब आपको अपील सुनना जो है जरूरी है इस मैटर पे, नहीं तो किसी के साथ अन्याय हो जाएगा। तो उस अन्याय से बचने के लिए आपको इसमें परमिट किया जा सकता है 136 में स्पेशल लीव, इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, SLP। जब 134A में सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो आप सीधा 136 का रुख कर लो और चले जाओ। लेकिन nothing in this clause 1 shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces। लेकिन जो आपके आर्म्ड फोर्सेस कोर्ट्स होते हैं, जो आपके मार्शल कोर्ट्स होते हैं, ये कहते हैं उनसे रिलेटेड उस विधि के अधीन अगर किसी कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने कोई भी डिसीजन पास किया है तो वहां पर ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती है। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो लॉ है जिसमें कि कोई कोर्ट बनाया, कोई ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इट मीन्स कि मार्शल कोर्ट्स, उनमें SLP उसमें हम नहीं जा सकते 136 में। उनको जो है बार किया गया है कि भैया ये वाले मैटर्स, मार्शल कोर्ट्स वाले जो मैटर्स हैं, ये वहां पे नहीं जाएंगे, SLP में नहीं जाएंगे। इनमें 136 में अपील नहीं होगी, इन मैटर्स में। तो मैडम इनमें कहाँ अपील होगी फिर? मतलब कोई वहां पे देखिए, सर्टिफिकेट? हाँ बिल्कुल, देखिए जो उनके कोर्ट्स हैं, जो उनके ट्रिब्यूनल्स हैं, वो सीधा पहले हाई कोर्ट जाइए ना। SLP में नहीं जा सकते, 136 में नहीं जा सकते, ये बस इतना कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 137 की, रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसने कोई जजमेंट प्रोनाउंस्ड किया है, कोई ऑर्डर प्रोनाउंस्ड किया है, ऑर्डर दिया है, तो वहां पर वो अपने ऑर्डर का रिव्यू कर सकता है और अगर उसमें कोई गलती है, कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है तो उसको सही कर सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मेरी आवाज मुझे ना वापस हो रही है, किसी का माइक जो है मुझे लगता है अनम्यूट है, म्यूट करिएगा प्लीज। Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under Article 145, the Supreme Court shall have the power to review any judgment pronounced or order made by it. ध्यान रखिएगा, 145 के अंदर रहते हुए जो रूल्स बने हुए हैं या अगर संसद ने कोई लॉ बनाया है उसके अधीन रहते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने द्वारा दिए गए जजमेंट का, अपने द्वारा दिए गए ऑर्डर का रिव्यू कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिव्यू ओरिजिनल कोर्ट करता है, सेम कोर्ट करता है, दूसरी कोर्ट को पावर नहीं है रिव्यू करने की। आप जब भी सुपीरियर या अपर कोर्ट में जाते हैं, हायर कोर्ट में जाते हैं तो वहां रिवीजन करने जाते हैं, रिवीजन करवाने के लिए जाते हैं। और रिवीजन हमेशा होता है जब लैक ऑफ जुडिक्शन होता है या मिसयूज ऑफ जुडिक्शन होता है किसी कोर्ट के द्वारा, तो रिवीजन हमेशा हाईएस्ट कोर्ट में होता है, ऊपर की कोर्ट में होता है उस वाली। और जब हम रिव्यू की बात करते हैं तो अगर ऑर्डर में कोई त्रुटि है, कोई गलती है जो देखने से, जो रिकॉर्ड पे पता चल रही है, ठीक है, या कोई ऐसा एविडेंस है जो उस समय नहीं आ पाया जब ऑर्डर दिया गया लेकिन बाद में अराइज हो गया, तो वहां पे भी आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो जो कोर्ट है वो अपने मैटर का रिव्यू कर सकती है और उसको जजमेंट को सुधार सकती है, ये बात ठीक। तो वो सेम कोर्ट ही करती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्डर्स का रिव्यू करेगा, बाकी किसी के ऑर्डर्स का नहीं कि हाई कोर्ट का भी रिव्यू कर लेगा, नहीं नहीं, सिर्फ अपने सेम कोर्ट अपने ही ऑर्डर का रिव्यू करते हैं, अपने जजमेंट का रिव्यू करते हैं बस। 138 ये कहता है एनलार्जमेंट ऑफ द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court shall have such further jurisdiction and power with respect to any of the matters in the union list as Parliament may by law confer.
The Supreme Court shall have such further jurisdiction and power with respect to any matter as the government of India and the government of any state may by special agreement confer it parliament by law provides for exercise of such jurisdiction and power by the Supreme Court। यहाँ पर ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूनियन लिस्ट पर बनाए गए मैटर्स में क्या कर सकता है, अपना संज्ञान ले सकता है और उनमें डिसीजन दे सकता है। यूनियन लिस्ट के जो विषय हैं जिनमें कि लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, तो वहां पर भी उसके जुरिडिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है पार्लियामेंट लॉ बना करके, तो उसके जुरिडिक्शन को वाइड कर सकती है, बड़ा कर सकती है। ये पावर किसके पास, संसद के पास। मैं जब से 124 मैंने शुरू किया है तब से मैं यही बोलती आ रही हूँ कि भैया सारी की सारी जो पावर है उसको वो एक्स्ट्रा पावर दे सकता है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। कौन दे सकती है, संसद दे सकती है। उसकी उम्र में जो 65 एज है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है या उसमें कुछ चेंज कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। साथ ही साथ आपका जो इसका जुरिडिक्शन है उसको बढ़ा सकती है, उसका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसको बढ़ा भी सकती है, कुछ और भी मैटर्स जोड़ सकती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। तो ये कहते हैं कि भैया पावर्स पार्लियामेंट के पास है, अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो उसके जुरिडिक्शन को एनलार्ज कर सकती है, बढ़ा सकती है और उसके यूनियन लिस्ट तक के मैटर को सुनने की अधिकारिता दी जा सकती है जो उसको कन्फर किए जाए बाय द पार्लियामेंट अगर कोई इशू है उसमें। क्योंकि मैं आपको बताया था कि कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों लॉ बना लेते हैं, उसमें केंद्र का भी लॉ है, उसमें स्टेट का भी लॉ है, तो वहां पर अगर दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सीधा आप कहां जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये है, जुरिडिक्शन को बढ़ाया जा सकता है उसके। अब इसके बाद बात आती है 140, ये सारी पावर है। इसके बाद सीधा हम बात करेंगे 143 की। 143 किसकी बात करता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखेंगे ना तो आपको सब कुछ नहीं लिखना है, मैं बता दूं, ये सब कुछ तो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको सब कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या क्या लिखना है, आपको उसका 124 लिखना है, आपको 131 लिखना है, आपको 129 लिखना है, 132 लिखना है, 133 लिखना है, 134 लिखना है, ठीक है, और 134A लिखना है। उसके बाद आप सीधा आ जाएंगे 136 पे और 136 के बाद आप सीधा आ जाएंगे 143 पे, या फिर आप 137 भी लिख सकते हैं जिसमें उसकी रिव्यू की पावर दी गई अपने मैटर्स को। 143 बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 143 क्या कहता है, पहले इसी की बात करेंगे, फिर एक दो आर्टिकल और हैं उनकी बात करेंगे। 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। If at any time it appears to the president that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit, report to the president its opinion thereon। ये कहना चाह रहे हैं 143 के अनुसार अगर किसी भी समय प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है उसके ओपिनियन में कि कोई भी लॉ या फैक्ट का क्वेश्चन उठा है या उठ सकता है फ्यूचर में, तो उससे पहले मैं क्या करूं, अपनी राय ले लूं। राय ले लूं किससे, सुप्रीम कोर्ट से राय ले लूं कि इस मैटर में क्या होना चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए जैसे कि बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, ठीक है, कि उस मैटर को इतना ज्यादा बढ़ गया था और इतने ज्यादा दंगे हो रहे थे कि उनको शांत करने के लिए क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी चाहिए हमें कि क्या किया जाए। तो वहां पर क्या राय ले सकते थे और राय ली भी थी उस समय। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो लॉ से रिलेटेड है, किसी फैक्ट से, कोई तथ्य भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो लॉ का ही क्वेश्चन हो, वो किसी फैक्ट का क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई तथ्य भी हो सकता है ऐसा जो कि पब्लिक एट लार्ज से रिलेटेड है, जनता के हित में है, और उस पर राय लेनी है। और राय किससे लेनी है, सुप्रीम कोर्ट से लेनी है, क्योंकि वो जजेस बैठे हुए हैं और उनके अंदर इतना डिस्क्रिशन है, इतनी नॉलेज है कि वो हमें सही गाइडेंस दे सकते हैं उस मामले में जो उठा है या उठ सकता है, जो ऐसी नेचर का है कि उसमें क्या है, पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट है, पब्लिक इंपोर्टेंस का नेचर है उसका।
तो वह सुप्रीम कोर्ट से राय, ओपिनियन ले सकता है। और ऐसा इस पर कंसीडरेशन करने के बाद, इसको कंसीडर करने के बाद जो कोर्ट है वो ऐसी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा जो कि उसके ओपिनियन में सही हो। अब वो, अभी ध्यान रखिएगा, राय देने के लिए वो बाध्य नहीं है। अगर वो चाहे तो राय दे सकता है, और अगर नहीं चाहे तो वो राय ना दे, उसकी मर्जी। लेकिन अगर उससे किसी क्या कहते हैं, ट्रीटी के बारे में, किसी कन्वेंशन के बारे में कोई राय मांगी गई है, ठीक, तो वहां पर उसको राय देनी पड़ेगी, वो बाध्य हो जाएगा। अगर किसी ट्रीटी से रिलेटेड, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी से रिलेटेड उससे कोई राय मांगी जाती है तो वहां पे वो बाध्य है, मैं आपको बता दूंगी, ठीक। लेकिन किसी और मैटर में वो कतई बाध्य नहीं है, उसकी मर्जी है कि वो राय देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता है तो नहीं दे। इसी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो राय मानना चाहते हैं तो माने, नहीं मानना चाहते हैं तो नहीं माने, मर्जी है उनके ऊपर, उनको कोई थोप नहीं रहा है। जैसे कि ये कह रहे हैं, द प्रेसिडेंट में नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन प्रोविजो टू आर्टिकल 131 रेफर अ of the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for opinion, and the Supreme Court to the President its opinion thereon। जो 131 में जो प्रोविजो दिए गए हैं, जो वो प्रोविजो उसमें बताए गए हैं कि भैया कोई समझौता है, कोई संधि है, उस पर अगर उसकी अधिकारिता से उसको बाहर किया गया है तो वो उसमें नहीं सुनेगा उसको, लेकिन राष्ट्रपति राय ले सकता है उन मैटर्स पे उनसे। और अगर राय ले रहा है तो वहां पे ध्यान रखिएगा, उस मामले में वो बाध्य हो जाते हैं उस पर राय देने के लिए, और रिपोर्ट देंगे किसको, प्रेसिडेंट को। और रिपोर्ट देने के बाद अगर प्रेसिडेंट को सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो नहीं, वो मानने के लिए बाध्य नहीं होगा कभी भी। लेकिन अगर पब्लिक इंपोर्टेंस का कोई मैटर है तो वहां पे वो राय दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और ये एक स्पेशल पावर है उनकी। एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। क्या है, परामर्श की अधिकारिता है, परामर्श ही तो किया जा रहा है, उनसे एडवाइस ही तो ली जा रही है कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। इसके बाद आपकी जो बात आती है वो आती है आपका 140 क्या कह रहा है, एंसिलियरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 140 का ये कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को ऐसी एंसिलियरी पावर दे सकती है जो कोर्ट के द्वारा अपने जुडिक्शन को और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए आवश्यक हो, लेकिन ऐसी पावर संविधान की इनकंसिस्टेंसी में नहीं होनी चाहिए। उनको कुछ ऐसी सप्लीमेंट्री पावर भी दी जा सकती है जिससे कि वो अपने जुडिक्शन को और अच्छे तरीके से यूज कर सके। 140 के अंदर कौन दे सकता है, पार्लियामेंट दे सकती है, कि अगर हमें कभी कोई दिक्कत हो रही है उनको कि जुडिक्शन उनका बंद गया है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने जुडिक्शन को या उनके जुडिक्शन को यूज करने के लिए उनको कुछ सप्लीमेंट्री पावर भी दी जा सकती है बाय दी पार्लियामेंट। 139A ये इसका लास्ट होगा, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ केसेस को इधर उधर करने की शक्ति, ट्रांसफर करने की शक्ति। Where cases involving the same or substantially the same question of law are pending before the Supreme Court and one or more high courts, or before two or more high courts, and the Supreme Court is satisfied on its own motion or on an application made by the Attorney General of India or by a party to any such case that such question are substantial questions of general importance, the Supreme Court may withdraw the case or cases pending before the High Court of the High Courts and dispose of all the cases itself। 139A के अनुसार अगर एक जैसे मामले, सेम और सब्सटेंशियली द सेम क्वेश्चंस ऑफ लॉ, है ना, मतलब एक समान मामले जिनमें कि एक ही जैसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो या तो सुप्रीम कोर्ट में और
एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उनमें सेम ही क्वेश्चन है, या फिर दो या दो से ज्यादा कोर्ट में वो क्या है, पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट या तो अपने आप ऑन इट्स ओन मोशन या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन पे या फिर किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पर, है ना, जो उससे जुड़ी हुई है उस पार्टी के एप्लीकेशन पर, अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि वो जो क्वेश्चन है वो पब्लिक इंपोर्टेंस का है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर्स को हाई कोर्ट से विड्रॉ कर सकता है, मंगा सकता है और उनको रिजोल्व कर सकता है, उनका निस्तारण कर सकता है। अगर एक जैसे सेम मैटर्स के सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ के मामले सुप्रीम कोर्ट और एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में पेंडिंग है या फिर एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उनको क्या कर सकता है, अपने आप या फिर अटॉर्नी जनरल की एप्लीकेशन पर या एग्रीव्ड पार्टी की एप्लीकेशन पर विड्रॉ कर सकता है, अपने सामने मंगा सकता है और उनको जो है रिजोल्व कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। और इसके अतिरिक्त ये कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर डिटरमाइनिंग द सेड क्वेश्चन ऑफ लॉ रिटन एनी केस सो विड्रॉन टुगेदर विद अ with a copy of its judgment on such question, the High Court from which the case has been withdrawn, and the High Court shall, on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment. इसके अलावा अगर ये कहते हैं कि जस्टिस के ऑब्जेक्ट के लिए अगर जरूरी हो तो सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के सामने जो लंबित वाद है, जो अपील है या अदर प्रोसीडिंग है, वो किसी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को भी ट्रांसफर कर सकता है। या फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे किसी मैटर पे कोई डिसीजन दे देता है तो वहां पर वो उनको ये एक तरीके से एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि जो डिसीजन मैंने दिया है वो सभी मामले उसी तरीके से डिस्पोज किए जाएं और उसी के अनुसार वो मामले बिल्कुल निपटाए जाएं जो कि आपकी कोर्ट में पड़े हुए हैं, आपकी कोर्ट में है। क्यों, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि उनके भी मैटर्स हैं इसी तरीके के, उनके उन कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो डिसीजन दे देगा, तो वही जो डिसीजन है उन मैटर्स पे भी अप्लाई करेगा, उन पे भी लाई करेगा जो कि इस तरीके से दूसरी कोर्ट्स में पेंडिंग है। और अगर एक हाई कोर्ट में बहुत सारे मैटर्स हैं और लंबित हैं, बहुत दिनों से लंबित हैं, तो उसको वो दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर भी कर सकता है, ये भी कहा गया है, उसके पास पावर है, लेकिन जुडिक्शन का ध्यान रखेगा, उसके आधार पर ही करेगा। और एक आपको पता है रिट जुडिक्शन, आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया था, है ना, 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर, हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। तो यही कुछ पावर हैं, यही कुछ तथ्य हैं, यही कुछ फैक्ट हैं जो आपके अपने क्वेश्चन में लिखने हैं। बस ये आपका सुप्रीम कोर्ट पूरा होता है आज। कोई डाउट किसी का है? मैडम एक पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट में सिमिलर केसेस अलग अलग बेंच में, उनको भी ट्रांसफर कर सकता है ना एक ही बेंच में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक ही जगह पे वो सुने जाए, और अगर मान लीजिए एक बेंच ने सुन लिया है तो वो सब पे अप्लाई कर जाएगा, रेस जुडिकाटा लग जाएगा एक तरीके से। आप जब सिविल केस, जब आप सीपीसी पढ़ेंगे तो वहां पे एक रेस जुडिकाटा का प्रोविजन है जो ये कहता है कि अगर कोई भी मैटर, चाहे वो बाद में दायर किया गया हो या पहले उसको जो है दायर किया गया हो, है ना, अगर उसमें कोई डिसीजन आ जाता है तो वो सभी केसेस पे लाई करेगा जो सेम फैक्ट के हैं, जो सेम पार्टीज के बीच में है, उन पे वो उसी तरीके से लागू होगा और फिर उसमें फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं अपनाई जाएगी। तो मैम आपने पहले क्लास में समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। हाँ 141
सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो भारत के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सभी पर बाइंडिंग होंगे एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 सॉरी आर्टिकल 141 हाँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैम कुछ हाई कोर्ट जैसे बड़े आर्बिट्रेरी से डिसीजन पास कर रहे हैं, जैसे पॉक्सो पे अभी किसी ने। मैं आपको बताती हूँ, जितने भी डिसीजन जो भी हाई कोर्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही वो सारे पलट दिए जाते हैं और उलट दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी को ये नहीं देखता कि ये कौन जज बैठा हुआ है, कौन जज बैठा हुआ है, नहीं। अभी जो जितने भी कंट्रेरी डिसीजन आ रहे हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट उनको चेंज कर देगा। नहीं वो तो ठीक है मैम, उससे एक जो मैसेज जैसे गलत जाता है तो उनको, जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई जैसे कंट्रोवर्शियल से जजमेंट पास किए हैं। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ आपका तो जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं मतलब जो है कि ऐसा कोई उनको फटकार भी लगाई जाती है। मैं आपको बता दूं, जब ऐसा डिसीजन वहां जाता है उनके सामने और जब वो उनको पलटते हैं तो उस हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई जाती है इस ऐसे मैटर्स में जिसने ये डिसीजन दिया हुआ होता है। लेकिन फिर भी आप किसी की डिस्क्रिशनरी पावर को क्या कर सकते हो बताओ, क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग है। मान लीजिए मेरी सोचने की क्षमता जो है वो कुछ और है, आपका वो व्यू अलग हो सकता है उसी चीज को लेके। तो ये हमेशा चलता रहेगा। मैं आपको बताऊं, सोचने की शक्ति या सोचने का तरीका सबका एक जैसा नहीं हो सकता है, तो ऐसे डिसीजंस हमेशा आते रहेंगे। जो वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है ना वो सबका अलग अलग है। मैम उसमें भी जैसे कैपेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है ना कई बार कि बंदा कैपेबल नहीं है और उधर बिठा दिया है, जैसे खैर वो उन्हीं की उसी भैया वो तो कोलोजियम है, अब क्या करोगे, अब कोलोजियम को हटाओ मेरे को। और नेशनल जुडिशियल कमीशन देखो, नेशनल जुडिशियल कमीशन आने नहीं दिया तो कोलोजियम है उसका, तो नहीं हम उसका कुछ नहीं कर सकते ना, कॉलेजियम का हम नहीं कर सकते। हाँ वो तो बस ठीक है जैसा है। इसीलिए मैम इसीलिए लिखाया गया है कि हाई कोर्ट के जज को कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पर हटा सकते हैं, तो वो तभी इसलिए। और सुप्रीम कोर्ट का तो दो कारण है बस, कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं है इसका, तो कि सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, हाई कोर्ट इतना नहीं है। नहीं हाई कोर्ट है ही नहीं, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पर हटाते हैं उसे। बिल्कुल। और जी आपका प्रेसिडेंट भी सेम ग्राउंड है। यस 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 प्रेसिडेंट का भी वही है। तो फटकार लगाई जाती है इन लोगों को, और जी हम उनको गलत तरीके से जो इंटरप्रिटेशन वो निकाल के लाते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता वो कहाँ से ये सब चीजें लाते हैं निकाल के। अगर कोई अच्छा इंसान, कोई भी प्रूडेंट पर्सन लॉ को पढ़ता है तो मुझे लगता है कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बिल्कुल उसको इंटरप्रिटेशन सही देगा। पता नहीं ये कहाँ से इंटरप्रिटेशन लाते हैं। कोई बात नहीं मैम, उनका फ्रीडम है। अब ज्यादा कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, किसी ने रिकॉर्डिंग डाल दी वहां तो। नहीं इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या, क्योंकि ये आपका आर्टिकल 19 भी तो है हमारे पास। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ये सप्रेस कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा वर्ग है जिसको बस न्याय मिल रहा है, हम लोगों को हम ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ऐसी टिप्पणी की जा सकती है, मैं आपको बताऊं एक्सेप्शंस है वहां पर आपके पास। अरे मैम उसमें वकील करना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे। तो हम उनकी सोच को पता नहीं क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पाती। कभी कभी तो बहुत ज्यादा हैरान मैं हो जाती हूँ जब वो ऐसे डिसीजन से देखती हूँ। चलिए अब आपका एक टॉपिक बचता है, वो है आपका 368 अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर। इसको करेंगे हम अगली क्लास में। तो उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा मैम?